नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 17 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनी और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में और जानते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ का कितना बड़ा स्कोप है और उसमें अच्छे रिटर्न की कितनी संभावना है। करें इस सेक्टर में ग्रोथ की तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तो अगर लार्ज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें चौथे नंबर पर आता है। वहीं ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पर आता है ग्लोबली। वहीं टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के रैंकिंग में अगर देखें तो लार्जेस्ट सेकंड मैन्युफैक्चर में आता है। वहीं लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर और बस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया तीसरे और दूसरे नंबर पर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट रैंकिंग में अगर हम काउंट करें तो ज़्यादातर रैंकिंग में हम तीसरे चौथे या दूसरे नंबर पर ही आ रहे हैं। इस वजह से इस सेक्टर में हमारी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें यहाँ पे ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना नज़र आती है। यदि हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जहाँ दुनिया भर के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर अगर यूएसए की बात करें तो 860 लोगों के पास गाड़ी है। वहीं इटली के अंदर यह आंकड़ा 756 का है, फ्रांस के अंदर ये आंकड़ा 704 का है, यूके के अंदर यह आंकड़ा 632 का है, जर्मनी में यही आंकड़ा 627 का है, जापान में यह आंकड़ा 612 का है, साउथ कोरिया में यह आंकड़ा 458 का है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 1000 की पॉपुलेशन के अंदर 34 लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर है। वहीं अगर इसे हम 2 व्हीलर से कंपैरिजन करें तो जहां इंडोनेशिया के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर 460 लोगों के पास 2 व्हीलर है, वहीं चाइना के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर 325 लोगों के पास 2 व्हीलर है, थाईलैंड में यही आंकड़ा 310 का है 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर, और इंडिया में अगर ये आंकड़ा देखते हैं तो 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर केवल 120 का ही आंकड़ा है, यानी 1000 लोगों के ऊपर केवल 120 लोगों के पास ही अपना 2 व्हीलर है। इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से लोगों की अर्निंग ज़्यादा होने की वजह से इस वजह से जहां लोगों की पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ज़रूरतों में भी इंक्रीज हो रहा है और वह अपनी सहूलियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। वहीं बात करें इसकी टोटल सेल्स वैल्यू की तो वह 8.37 लाख करोड़ की रही थी, जिसके अंदर 2 व्हीलर की अगर हिस्सेदारी देखें तो 20% की थी, वहीं 3 व्हीलर की हिस्सेदारी 15% थी और पैसेंजर व्हीकल की हिस्सेदारी 35% थी। वहीं इसके अंदर हैवी व्हीकल की हिस्सेदारी की बात करें तो 30% की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है और ये ग्लोबली भी हमारे यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जैसा कि दूसरे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी या किसी रूरल एरिया में भी रहते हैं तो अगर आपको आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अपने आसपास अगर आपको 2-4 व्हीकल ही नज़र आते थे तो आज की डेट में देखेंगे तो हर एक घर के अंदर आपको कम से कम एक व्हीकल, चाहे वह 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, आपको एक ना एक व्हीकल ज़रूर नज़र आएगा। और जैसे जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती जा रही है वह अपना पर्सनल व्हीकल लेना प्रेफर करते हैं। इस वजह से भी इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है। वहीं यदि हम इसका ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें तो इसका पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 71% का रहा है, वहीं 3 सालों का रिटर्न 33% का रहा है और 5 सालों का रिटर्न 23% का रहा है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसका रिटर्न पिछले 1 साल का 26% रहा है, वहीं 3 साल का 16% रहा है और 5 साल का 15% रहा है।
वहीं निफ्टी 500 से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो भी आप देखेंगे इसने इसको भी बीट करा है, जहां पिछले एक साल में 39% का रिटर्न रहा है, वहीं 3 सालों का 20% का रिटर्न रहा है और 5 सालों का 18% का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में हर एक साल निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट करा है। इसी लिहाज से यह आगे भी इस ग्रोथ को बनाए रखने की संभावना पूरी नज़र आती है। इस वजह से यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके अंदर आपका निवेश कौन कौन सी कंपनियों के अंदर किया जा सकता है। एनएफओ के अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा बेसिकली वह 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों के अंदर किया जाएगा, साथ ही साथ इससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर भी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे बजाज हो गई, इसके अंदर होंडा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, हुंडई हो गई, टीवीएस हो गई, सुजुकी हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, इस तरीके की कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। वहीं इसी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर भी किया जाएगा, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनियां हो गई, बैटरी बनाने वाली कंपनियां हो गई, वहीं हॉर्न बनाने वाली जैसे मिंडा कंपनी हो गई, एक्साइड हो गई, एमआरएफ हो गई, सीएट हो गई, इस तरीके की कंपनियों के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। जो इस सेक्टर की मेजर फोकस इन कंपनियों के ऊपर ही रहने वाला है, जो कि टॉप लीडर कंपनियों में से आती है ऑटोमोबाइल के अंदर। वहीं बात करें फंड डिटेल की तो यह फंड एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर यह एक थीम को फॉलो करेगा, तो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा रहने वाला है और रिटर्न मिलने की भी ज़्यादा संभावना है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर तन्मय देसाई रहने वाले हैं। इसका अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर निवेश की सोचें, और अगर आप बिगनर निवेशक हैं तो थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।